तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 9, ठीक है। प्रॉपर्टी 9 सेज कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसकी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़ा हो तो उसके आधार पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कॉस थीटा है उसका मिनिमम वैल्यू होता है -1, उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो वो किसी भी एंगल पे हो सकता है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम बोलेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मिनिमम वैल्यू कब होगा। मतलब कि फॉर अ गिवन मैग्नीट्यूड, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनका मैग्नीट्यूड फिक्स है फॉर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये वाली बात तो आपको पहले ही बता चुके हैं। अब सोचना बेटा, अगर इस पूरे का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए हमें तो पक्का कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू डालना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा, ए और बी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है। तो हमें तो सिर्फ थीटा वेरी कर रहे हैं दोनों के बीच में। तो थीटा अगर चेंज कर करके उनका मैक्सिमम वैल्यू पता करना है तो मैक्सिमम वैल्यू तो तभी आएगा ना जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम किस एंगल पे आएगा ये देखने की बजाय हमें तो पता है ना कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है। तो यहाँ से देख लिया कि सबसे बड़ा वैल्यू कॉस थीटा का 1 ही हो सकता है और सबसे छोटा वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ से ये जो आया, ठीक है, ए डॉट बी का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू -1 डाल दूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए बी, इस तरीके से। तो ये वाली बातें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ तब है जब अपने को मैग्नीट्यूड पता हो और एंगल वेरिएबल हो, ठीक है। ये वाली बात कब सही है, जब मैग्नीट्यूड फिक्स्ड हो, एप्लीकेबल व्हेन मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड, किसका मैग्नीट्यूड, ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज फिक्स्ड एंड थीटा इज वेरिएबल, ठीक है। उनका थीटा बदल रहा है और थीटा बदल के कोई ऐसा थीटा जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इससे मतलब है, थीटा कौन सा होगा उससे मतलब नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी, ए डॉट बी आएगी। किसी ना किसी थीटा पे पक्का कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा और किसी ना किसी थीटा पे पक्का कॉस थीटा का वैल्यू -1 होगा, जिसकी हेल्प से हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 10, ठीक है। वो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। दैट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये तभी होगा व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी गिवन इन आई कैप जे कैप एंड के कैप फॉर्म, ठीक है। इनकी आई कैप जे कैप के कैप इनकी फॉर्म में गिवन होगा, तभी अपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये तो अपने को पता ही था। तो यहाँ से अपने सिंप्लीफाई करके कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा मॉड ए, सॉरी गलती होगी, कॉस थीटा कैसे आएगा, इन दोनों को मॉड ए मॉड बी को दूसरी तरफ भेज देंगे तो आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए डॉट मॉड ई,
ठीक है। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, क्योंकि ये तो स्केलर्स हैं। मैंने आपको बोला था स्केलर्स को तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हो ए कैप डॉट बी कैप, क्योंकि ये बन गया ए कैप पहले वाला और दूसरे वाला बन गया बी कैप। तो ये सारी बातें सही है। तो आपको कोई भी एक याद रखना है। मैं सजेस्ट करता हूँ आप ये पहला वाला याद रख लो, ठीक है। ये फर्स्ट वाला याद रख लो, बस इसकी हेल्प से निकाल पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, then find the angle between them। ठीक है, सीधा सीधा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लिया, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो अपने को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने का तरीका आई जे के की टर्म्स में अभी सिखाया आपको। डायरेक्ट आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके, क्योंकि आई कैप जे कैप का आई कैप के कैप का कैंसिल ही हो जाएगा। ये वाली बात अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाई है मैंने। ठीक है, तो आई कैप वाले टर्म का आई कैप के साथ डॉट किया तो आई कैप 1 होता है, दोनों का डॉट, तो आंसर आएगा 2। फिर जे कैप का जे कैप के साथ डॉट किया तो 1 होता है और -2 और 2 का मल्टीप्लाई होकर -4 बचेगा। फिर +1 के कैप, दोनों का आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा 3 - 4 बराबर -1। तो ये तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया। अभी अपने को और क्या चाहिए, और अपने को ए का मॉड चाहिए, बी का मॉड चाहिए, तो वो भी अपने निकाल लेते हैं। तो ये तो पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी वो हमने निकाल ली। दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए मॉड ए, और मॉड ए आपको निकालना सिखाया गया, √(x² + y² + z²। ए आपको आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में पता है, तो एक्स का काम 1 करेगा यहाँ पे 1², वाई का काम यहाँ पे 2 करेगा 2², जेड का काम भी 1 करेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा आपके पास 4, 5, 6 √6। सिमिलरली नंबर 3 आपको चाहिए मॉड बी। ठीक है, तो तीनों चीज़ें एक एक करके निकाल लेंगे अपने। और मॉड बी कैसे आएगा, √(x² + y² + z²। तो बी के अंदर एक्स का काम 2 कर रहा है, वाई का काम -2 कर रहा है, तो -2 का स्क्वायर, और z का काम 1 कर रहा है। तो हमारे पास आंसर आया 4 + 4 + 1 9 यानी 3। ये आंसर आ गया। तो यहाँ से किसी ने बोला cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया था -1, तो यहाँ से डाल दिया -1 अपॉन मॉड ए का वैल्यू √6, मॉड बी का वैल्यू 3, तो हमारे पास आ गया -1/3√6। तो यहाँ से आप बोल सकते हो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स -1/3√6। इतना ही छोड़ सकते हो, क्योंकि 3√6 का वैल्यू, cos इनवर्स -1/3√6 का वैल्यू किसी को याद नहीं होता है, तो इसीलिए इसी फॉर्मेट में यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, किस तरह से एंगल निकालना है। तो इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, इफ़ मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 4 एंड थीटा बराबर 60 डिग्री, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा जो फॉर्मूला आपको याद कराया गया वो फॉर्मूला लग जाएगा, बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ए का काम, मॉड ए का काम 3 कर रहा है, मॉड बी का काम 4 कर रहा है, और कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 3 × 4 × 1/2, तो आंसर आ गया 6 यूनिट्स। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, फिर अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ द वेक्टर्स ए वेक्टर बराबर दिस, बी वेक्टर बराबर
दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, तो यहाँ पे ए वेक्टर के अंदर के कैप का जो कोफिशिएंट है वहाँ पे एक्स दे रखा है, यानी एक अननोन क्वांटिटी दे रखा है आपको। ठीक है, तो अब आपको बोला गया इस एक्स का वैल्यू पता करो अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो अब याद करो परपेंडिकुलर वाला कौन सा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर वाला ये था कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। याद आया? ठीक है, तो लिखा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पक्का ज़ीरो होना चाहिए। तो अपने को तो सीधा सीधा ए वेक्टर और बी वेक्टर आई जे के की टर्म्स में दे रखे हैं, तो आई जे के की टर्म्स में तो आपको डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, तो उसको लिख लिया पहले। माइनस एक्स कैप है यहाँ पे, माइनस एक्स के कैप डॉट बी वेक्टर की जगह लिखा आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। इसका वैल्यू ज़ीरो के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो फिर वही डॉट प्रोडक्ट ले लिया, आई कैप का आई कैप के साथ लिया तो आया आंसर 2। फिर जे कैप का जे कैप के साथ लिया तो आया -6। के कैप का के कैप के साथ लिया, ठीक है, तो आया -x बराबर 0। तो अपने पास ओवरऑल क्या बचा, -4 -x बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x बराबर -4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। वेरी सिंपल। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ी सी और प्रैक्टिस। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अभी आपको सिखाया वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो साइड में फटाफट मॉड ए मॉड बी फटाफट से निकाल लेते हैं। कितना आएगा, √4 + 9 √13 आ गया मॉड ए। ठीक है, ये आ गया √13 के बराबर। ठीक है, फटाफट मॉड बी का वैल्यू निकालना, √1² + 1² तो √2 आ गया। इस तरीके से ए डॉट बी वो यहीं पे निकाल लेते हैं। ए डॉट बी आएगा 2 आई कैप + 3 जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इतना फास्ट करना है। अच्छा, पहले वैल्यू डाल देते हैं, मॉड ए का वैल्यू मॉड बी का वैल्यू दोनों का वैल्यू डाल दिया, √13 एंड √2। अच्छा, अब ये इतनी फास्ट करना है कि आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, मन में ही कैलकुलेशन चलना चाहिए। ये सीधा सीधा मतलब क्वेश्चन में जहाँ लिखा हुआ है वहीं से ही आप डॉट प्रोडक्ट करना चालू कर दो। ठीक है ना, सीधा जहाँ पे ए डॉट बी का डायरेक्ट वैल्यू डालो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। अच्छा, तो 2 आई कैप और आई कैप का मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 जे कैप और माइनस जे कैप का मल्टीप्लाई किया तो -3 अपॉन √13 × 6 √26 आ जाएगा। तो आंसर आ गया -1/√26। ये आ गया आपका कॉस थीटा का वैल्यू। तो यहाँ से थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/√26। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल है मॉड ऑफ a + b बराबर मॉड ए बराबर मॉड बी। एक बार मैं ये सवाल आपको करा चुका हूँ। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का सिर्फ मॉड के बारे में बात की गई है तो आपको एक पता होना चाहिए ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ए वेक्टर और बी वेक्टर को यदि मैं किसी भी ट्राइंगल के 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड लूँ तो उस ट्राइंगल का तीसरा साइड अपने आप ही ए वेक्टर + बी वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि मॉड ऑफ a + b वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर को साइड ले लूँ तो तीसरी साइड अपने आप a + b होती है। इसका मतलब उसने सीधा सीधा क्या बोला कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में, तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इससे क्या समझ में आया कि ट्राइंगल इज इक्विलेंट, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया तो क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर ये वाला वेक्टर ए वेक्टर + बी वेक्टर, छोटा बना दिया इसे मैंने ना, कैपिटल में था कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। तो एंगल पूछा है
तो अपने को ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है, तो ये 60 डिग्री है जो आंसर होगा, ये आंसर गलत होगा। बहुत सारे बच्चे 60 डिग्री आंसर देंगे, गलत हो जाएगा। मैंने सिखाया था हेड टू टेल ज्वाइन हो तो ये वाला आंसर नहीं होता, आंसर होता है इस वेक्टर को आगे बढ़ाओ जिसका हेड है जुड़ा हुआ, और बढ़ाने के बाद जो एंगल आएगा वो वाला जो एंगल होगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एक और मेथड भी बताया था इसका मैंने मैथमेटिकली, ये मेथड नंबर 1 था ज्योमेट्रिकल मेथड फील करके। मेथड नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि वैल्यू डाल दो फॉर्मूला में। ठीक है, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स मॉड ए, सॉरी बराबर नहीं प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इस तरीके से। तो इस फॉर्मूला में ये डाल दो आप कि मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ए बराबर मॉड बी। ठीक है, तीनों में से किसी का भी एक वैल्यू डाल दो, चाहे सबकी जगह मॉड ए डाल दो, चाहे सबकी जगह मॉड बी डाल दो, या तीनों की जगह पे ही एक्स डाल दो तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो तीनों की जगह एक्स डालोगे तो आसान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं आपको करा चुका हूँ, वैल्यू पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ, पीछे जाके पैरेललोग्राम लॉ के बाद जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है वहाँ पे जाके ढूंढना तो आपको मिल जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर 120 डिग्री आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर, मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 4, मॉड सी बराबर 5, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखना ये। ठीक है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसी टाइप से ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए जिस टाइप से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पर्टिकुलर तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर अपने को एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालना है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालना है तो आपको ए डॉट बी वेक्टर निकालने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो जब भी इसके बारे में सोचना है तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बारे में सोचें, और फिर आप देखें क्वेश्चन में गिवन क्या है, एंगल निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है आपको। सिर्फ मॉड्यूलस दे रखे हैं और एंगल के बारे में किसी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर एंगल कैसे आएगा। तो मैंने बताया था कि एंगल निकालने के लिए हम वो वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें ए डॉट बी वेक्टर आ रहा था। तो वो वाला आइडेंटिटी बनाएंगे कैसे, वो वाला आइडेंटिटी बनाने के लिए पहले आप देखो कि एंगल किन दोनों के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर को एक साइड पे रखो और सी वेक्टर को दूसरी साइड ले लो। तो यहाँ पे उन दोनों वेक्टर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है जिन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। फिर आप क्या करो, अगले स्टेप में दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लो, यानी मैग्नीट्यूड ले लो। अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड तो पक्का बराबर होगा ही होगा। ठीक है, उनका लेंथ तो बराबर होगा ही होगा, और मॉड ऑफ माइनस सी वेक्टर ये तो पक्का मॉड सी वेक्टर के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, ये भी आपको पहले बता चुका। अच्छा, तो अब आप क्या करो, अगर आपके पास इतनी चीज़ आ गई है, अब आप दोनों तरफ कर दो स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, स्क्वायरिंग करने से आपका वो फॉर्मूला बनेगा जो जिसमें डॉट प्रोडक्ट आता है। क्या फॉर्मूला था, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो ये फॉर्मूला होता है जो आपको पढ़ाया गया था, ये मॉड ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये हमने LHS पे ये बन गया अपने पास, और RHS पे मॉड सी का स्क्वायर बन गया। तो अब देखो क्या आपको इस फॉर्मूला की हेल्प से, ये जो रिलेशन आया इस रिलेशन की हेल्प से क्या आप ए डॉट भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मॉड ए का वैल्यू गिवन है, मॉड बी का वैल्यू गिवन है, मॉड सी का वैल्यू गिवन है, तो सिर्फ ए डॉट बी ही तो इस इक्वेशन में बचा जिसका वैल्यू नहीं पता है, बाकी सबका वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। मॉड ए का वैल्यू 3 डाला तो यहाँ आया 9, मॉड बी का वैल्यू 4 डाला तो यहाँ आया 16 प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मॉड सी का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये बाई चांस वैल्यू ऐसी हैं कि वो 0 आ रहा है, 16 और 9 25 होता है, ये 25 और 25 कट जाएगा तो बाई चांस 0 ही आ गया, बट कुछ भी आ सकता था। और अगर ये 0 आ गया
और आपको ये पता है कि मॉड ए और मॉड बी दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, दोनों का ही लेंथ ज़ीरो नहीं है, मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। हमेशा याद रखें, लेफ्ट हैंड साइड पे उन्हीं दो वेक्टर्स को रखना है ऐसे केस में, ठीक है, जिन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। और ये वाला तरीका सिर्फ और सिर्फ आप कब लगा पाओगे, जब आपको सिर्फ मोड वोड दे रखे हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ दे रखी है कि तीन वेक्टर्स का सम आपको ज़ीरो दे दिया और उनमें से किसी दो के बीच में एंगल पूछ लिया, और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया क्वेश्चन के अंदर। तो उस समय आप क्या करें, उन दोनों वेक्टर्स को जिनके बीच में एंगल निकालना है एक साइड पे छोड़े, बाकी सब वेक्टर्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, फिर दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लो, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, फिर स्क्वायरिंग के बाद मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यूज़ कर लें आप, ठीक है, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो उस फॉर्मूला की हेल्प से आपको ए डॉट बी जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ए डॉट बी जनरेट हो गया तो उसका आंसर आप यहाँ से उसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली हमने इसके ऊपर, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वेक्टर्स के कंपोनेंट करने के काम आती है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वो होता है प्रोजेक्शन। वो प्रोजेक्शन क्या होता है अभी बात करते हैं उसकी, ठीक है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मान लिया मेरे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर और दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मैंने ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। वो क्या होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन होता है परछाई एक तरह से। जैसे मैंने अगर ए वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ से, तो आप सोचो कि अगर मैं यहाँ से लाइट मारता ऊपर से, ठीक है, लाइट मारता तो ए वेक्टर की परछाई कहाँ पे बनती, ए वेक्टर की परछाई ये बी वेक्टर के ऊपर 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 यहाँ पे बनती, ठीक है, ये इसकी परछाई बन जाती। तो मैं यदि पॉइंट्स के नाम रखूँ, ठीक है, इस पॉइंट्स का नाम मैंने ए रख दिया, चलो ए नहीं, इस पॉइंट का नाम हमने पी रख दिया, इस पॉइंट का नाम हमने एम रख दिया, इस पॉइंट का नाम हमने एन रख दिया, ठीक है। तो जो पी एम है ना, पी एम इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो इसी को इक्वल टू पी एम बोल देते हैं, लेंथ पी एम, ठीक है, पी एम की जो लेंथ होगी। अच्छा, अगर मान लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा आपको गिवन है, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा आपको गिवन है, थीटा इज गिवन। तो अब आपको पी एम की लेंथ पता करनी है। अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है और मैंने पीछे आपको कंपोनेंट लेने भी सिखाए थे, तो उन कंपोनेंट्स की हेल्प से आप बोल सकते हो कि पी एम का वैल्यू जो होगा वो होगा पी एन कॉस थीटा, और पी एन का वैल्यू है मॉड ए, ठीक है। पी एन वेक्टर का लेंथ कितना होगा, एक ए वेक्टर के मॉड के बराबर होगा, तो ए वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। अब आप सोचें कि कॉस थीटा तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है ना, तो क्या मैं इस बात को ये लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बी कैप के मॉड से मल्टीप्लाई कर दूँ डॉट कॉस थीटा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, क्योंकि सबको पता है कि बी कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो, ये बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है ये, ठीक है। तो बी वेक्टर बी कैप किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड हमेशा 1 होता है। तो दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं ना, तो मैंने RHS में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1, तो इसका वैल्यू तो क्या है 1, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा करा क्यों, क्योंकि
अब ध्यान से अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी कैप इंटू कॉस थीटा, और मुझे पक्का पता है कि कॉस थीटा जो एंगल है वो ए वेक्टर और बी कैप के बीच का एंगल है। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं इस रिलेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी कैप। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इसको लिखना काफ़ी सिंपल नहीं हो गया? ए वेक्टर का बी कैप के साथ यदि मैं डॉट ले लूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो बी वेक्टर पे ए वेक्टर के प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो डॉट प्रोडक्ट का ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ, मतलब ए वेक्टर की जो परछाई होगी बी वेक्टर के ऊपर तो उसका वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी कैप के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वाली बात पता चल गई। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात समझे यहाँ पे, अगर मुझे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए तो आप सोचें कि अगर मुझे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए तो एंगल सेम रखते हुए यदि मैं ए वेक्टर की लेंथ बदलता जाऊँ, ठीक है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करता जाऊँ तो क्या होगा, तो परछाई की लेंथ चेंज होती जाएगी, प्रोजेक्शन का लेंथ बदलेगा। ठीक है, लेकिन यदि मुझे बी वेक्टर की खाली डायरेक्शन पे प्रोजेक्शन चाहिए तो बी वेक्टर कितना भी बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोजेक्शन तो ए वेक्टर का ले रहे हैं ना हम। तो बी वेक्टर की तो सिर्फ डायरेक्शन यूज़ हो रही है। अगर बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो उसकी लेंथ तो मैटर नहीं करनी ना, लेंथ तो उसकी मैटर करेगी जिसका प्रोजेक्शन लिया जा रहा है। जिसके ऊपर ले रहे हैं उसकी तो प्रोजेक्शन की लेंथ का मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ से आप इस प्रोजेक्शन में एक खास बात आपको ये समझ में आएगी कि ए का तो वेक्टर यूज़ हुआ है पूरा और बी का सिर्फ कैप यूज़ हुआ है। तो कैप का मतलब है कि उसकी सिर्फ डायरेक्शन यूज़ हुई है। ठीक है, ए का लेंथ भी यूज़ हुआ है और बी का सिर्फ डायरेक्शन यूज़ हुआ है। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि जिसका भी कैप हो उसके ऊपर प्रोजेक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, जिसका वेक्टर हो उसकी लेंथ भी है, साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी है उसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका प्रोजेक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया किसी ने आपको बोला मुझे क्या चाहिए, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप ऑन बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये दे दिया आपको। तो मेरा आंसर क्या होगा, दैट प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू, सीधा सीधा प्रोजेक्शन हमेशा एक लेंथ होती है बेटा, प्रोजेक्शन कभी भी वेक्टर नहीं होता, प्रोजेक्शन हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू, किसका लेना है, ए वेक्टर का लेना है, किसके ऊपर लेना है, तो बी के ऊपर लेना है, तो बी का सिर्फ कैप लगेगा। अगर कोई बोलता बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे लेना है तो फिर आप लिखते बी वेक्टर डॉट ए कैप। ठीक है, तो यहाँ से ए वेक्टर तो मैंने लिखा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और मुझे यहाँ पे बी कैप में क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो बी वेक्टर लिखूँगा, बी वेक्टर आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और फिर उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगा ताकि बी कैप आ जाए। और इसका मैग्नीट्यूड मेरे को क्लियरली दिख रहा है, √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस 1 प्लस 1 मिल के √3 हो जाएगा। अब आप डॉट प्रोडक्ट लें, आई कैप के साथ आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और राइट हैंड साइड पे बी कैप के अंदर 1/√3 है, तो 1.1/√3, तो 1/√3 आ गया, प्लस जे कैप का जे कैप वाले टर्म के साथ लोगे तो 2/√3, के कैप का के कैप के साथ -1/√3। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आया, बाई चांस ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ गए, इसका वैल्यू कितना आया आपके पास, नहीं परपेंडिकुलर नहीं आए, 0 नहीं आ रहा ना, नहीं 0 नहीं आ रहा, तो 1/√3 से 1/√3 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 2/√3। ये लेंथ आ गया, जो भी इसका यूनिट होगा ये प्रोजेक्शन का लेंथ आ गया। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई है कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे। अच्छा, अब आपने कंपोनेंट निकालने जो सीखे थे ना पीछे, उसमें आपने क्या सीखा था कि यदि आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लिया एक वेक्टर दिया हुआ है, चलो ऐसा मानो कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और उस वेक्टर के किसी एंगल थीटा पे उसका
एक कंपोनेंट लेना है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट लेना है। तो मतलब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप उसके कंपोनेंट लेते थे और आपको थीटा गिवन होता था और जिसके कंपोनेंट लेने उसका मैग्नीट्यूड गिवन होता था। तो आप सीधा सीधा जैसे उसका लेंथ ए है और थीटा एंगल पे कंपोनेंट चाहिए तो आप बोलते थे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। लेकिन यदि आपको एंगल नहीं दिया हो और मैग्नीट्यूड नहीं दिया हो और फिर आपसे कंपोनेंट पूछ लिए जाएं, अगर आपको वेक्टर किस फॉर्म में दिया हो, आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में दे के आपसे कंपोनेंट पूछ लिया जाए, तो फिर वहाँ पे ये प्रोजेक्शन का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि ये सवाल है, देखना, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ F1 वेक्टर अलोंग F2 वेक्टर। देखना इस बार आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया गया, मतलब आपको एक वेक्टर दे दिया ये F1 वेक्टर और दूसरा वेक्टर दे दिया मान लिया F2 वेक्टर। मतलब लेंथ किसका ज़्यादा कम है उससे मैटर नहीं कर रहा है, ऐसे ही बना दिया मैंने। आपको थीटा बीटा भी नहीं बताया, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी नहीं बताया। अब कोई बोले सर वो तो निकाल सकते हैं, पर वो निकाल तो सकते ही हैं पर वो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होगा। मैं तो तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप एक काम तो ये डेफिनेटली कर सकते हो कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर दोनों के बीच का एंगल निकालो, फिर F1 cos थीटा करके उसका F2 की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लो, ठीक है। फिर वो भी कंपोनेंट का लेंथ ही आएगा, फिर कंपोनेंट का वेक्टर चाहिए आपको, वेक्टर फॉर्म में ही कंपोनेंट चाहिए, फिर उसको वापस से वेक्टर में कन्वर्ट करो। तो ये ओवरऑल प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अगर आप इसको शॉर्टकट में देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो पीछे जो चीज़ें सिखाई हैं उनका यूज़ करेंगे। अगर किसी बच्चे ने पीछे की चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ी हैं तो फिर उसको ये बात पूरी समझ नहीं आएगी। इसलिए ये वाली बात समझने के लिए पहले सीक्वेंस से सारे लेक्चर लगाओ तो आपको ये वाली बात समझ में आएगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोजेक्शन ले लिया, ये वाला लेंथ निकाल लिया, इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया M। तो सबसे पहले PM निकाल दिया हमने, ये वाला लेंथ, ठीक है। तो PM इज द प्रोजेक्शन ऑफ F1 वेक्टर ऑन द लेंथ ऑफ ऑन द डायरेक्शन ऑफ F2 वेक्टर। तो दैट विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर डॉट F2 कैप। तो इसका वैल्यू फटाफट निकाला तो आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट F2 वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, और अपने को यूनिट चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √2, है ना। ये तो फटाफट निकाल ही सकते हो ना, √(x² + y² का फॉर्मूला लगा के। तो डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये आएगा 2i कैप और इधर 1/√2 आई कैप, तो आएगा 2/√2 प्लस 3/√2, तो ये बन गया 5/√2, ये आ गया। ये तो PM की लेंथ आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए PM वेक्टर। तो यदि मुझे PM वेक्टर चाहिए तो मैं उसको ये लिख सकता हूँ PM का मैग्नीट्यूड इंटू PM कैप, ठीक है। तो PM का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता चल गया कि 5/√2 है। अब मुझे PM कैप चाहिए, तो बेसिकली मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे PM की डायरेक्शन में पॉइंटेड एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मुझे पता है PM की डायरेक्शन वही है जो F2 की डायरेक्शन है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि PM कैप F1 कैप के बराबर ही होगा, क्योंकि PM वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो F1 वेक्टर की डायरेक्शन है। तो PM की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वही होगा जो F1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, यानी F1 कैप बोल सकते हो आप उसको। तो इसकी जगह पे मैं सीधा सीधा F1 वेक्टर अपॉन मॉड F यूज़ कर लेता हूँ। सॉरी, गलत बोला क्या मैंने, अच्छा सॉरी, ये F1 बोले जा रहा हूँ मैं, F2 है यहाँ पे, F2 की डायरेक्शन में, सॉरी, ठीक है। PM वेक्टर F2 की डायरेक्शन में है तो F2 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही PM की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो PM कैप की जगह मैं F2 कैप डाल देता हूँ और F2 कैप का अभी हमने ऊपर वैल्यू निकाला था, ये रहा, ठीक है। तो इसकी जगह डाल दूंगा मैं आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। तो मेरे पास कौन सा वेक्टर आया, ये √2 बाहर निकल आएगा, तो ये बन जाएगा 5/2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप। चाहो तो ऐसे लिख दो, यही आंसर है, या फिर आप ऐसे लिख दो 5/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट आ गया। अब PM वेक्टर क्या आया, PM वेक्टर मैं अलग पेन से आपको दिखाता हूँ। ये जो वेक्टर आया फिगर में देखना, ये जो वेक्टर आया PM वेक्टर, दिस इज द component of
F1 वेक्टर along F2 वेक्टर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ F1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू F2 वेक्टर। अब उसने सेकेंड पार्ट में, इसी फिगर में देखना, सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा, सेकेंड पार्ट में उसने ये वाला कंपोनेंट भी पूछ लिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अब इसको निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अब इस फिगर में देखना ज़रा कि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है क्या वो एक और पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने n रख दिया, ठीक है। फिगर में देखते रहना, जो फिगर बना रहा हूँ इस फिगर में मेरे को अगर mn वेक्टर निकालना पड़े तो क्या mn वेक्टर ही F1 वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये अपने को देख के पता चल रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये भी राइट एंगल है। तो यहाँ से अपने ये देख के बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ F1 वेक्टर विल बी इक्वल टू mn वेक्टर। और mn वेक्टर आपको इस फिगर से देख के पता चल रहा है कि वो pn वेक्टर हेड माइनस pm वेक्टर टेल के बराबर होगा, हेड वेक्टर माइनस टेल वेक्टर, ये आपको सिखाया था मैंने। और हेड वेक्टर है आपका F1 वेक्टर pn वेक्टर, ठीक है, और टेल यानी pm वेक्टर, ठीक है। यानी कि mn वेक्टर के हेड को जो टच कर रहा है और mn वेक्टर के जो टेल को टच कर रहा है उसको अपने हेड माइनस टेल बोल रहा है, ठीक है। तो माइनस pm वेक्टर का भी हमने वैल्यू निकाला है। तो ये F1 वेक्टर का वैल्यू यहाँ डाल दो और pm वेक्टर का वैल्यू यहाँ डाल दो, तो आपको रिजल्टेंट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना क्या वैल्यू आएगा। आई होप आपको मेथड समझ आ गया होगा। यदि आपको मेथड समझ में आ गया है तो इसके ऊपर एक सवाल और कर लेते हैं। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ F1 वेक्टर विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू F2 वेक्टर, ठीक है। तो फिर से वही काम करते हैं, ये F1 वेक्टर, ये F2 वेक्टर, ठीक है, ये F2 वेक्टर, इस तरीके से ये वेक्टर्स बना लिए हमने, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर आ गया। पॉइंट्स के नाम रखो P M, इस पॉइंट का नाम N रख दिया, ठीक है। F1 वेक्टर को यहाँ दिखा देते हैं, ये हो गया। अब अपने को करना क्या है, अपने को पहले तो PM वेक्टर निकालना है, फिर अपने को MN वेक्टर निकालना है, ये दोनों अपने को पता करना है, ठीक है। PM वेक्टर P से लेके M तक का वेक्टर, यानी कि कौन सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर पता करना है एक तो, और दूसरा पता करना है ये वाला वेक्टर, क्योंकि यही वाला वेक्टर इस वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। और यही दोनों कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये जो दूसरा है वो mn वेक्टर के बराबर ही होगा, तो उसको भी दूसरा बोल सकते हैं, तो एक ही बात है। तो सबसे पहले pm वेक्टर निकालने का तरीका अपने को पता है, तो पहला काम यही करते हैं, pm वेक्टर निकाल लेते हैं। pm वेक्टर विल बी इक्वल टू pm यानी प्रोजेक्शन डॉट f2 कैप, pm की लेंथ और pm की डायरेक्शन वही होगी, जो pm की डायरेक्शन वही होगी जो f2 की डायरेक्शन है। और pm की लेंथ कैसे आएगी, प्रोजेक्शन से आएगी, और प्रोजेक्शन किसका लेना है, f1 वेक्टर का लेना है। किसके ऊपर लेना है, f2 के ऊपर लेना है। तो f1 वेक्टर डॉट f2 कैप, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी अपने आप में। फिर इसका फिर से मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, f2 कैप के साथ। अब ये जो डॉट है ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, सेकेंड वाला। क्यों, क्योंकि स्केलर लिखा हुआ है अब अपने पास, इसके पहले वाला जो है वो स्केलर है, तो यहाँ पे डॉट लगाओ चाहे क्रॉस लगाओ चाहे मल्टीप्लाई, वो मीनिंग उसका मल्टीप्लाई है। तो F1 वेक्टर आपको दिया हुआ है, वो F1 वेक्टर क्या है आपके पास, वो यहाँ डाल रहा हूँ मैं। F1 वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। इसका डॉट ले रहा हूँ किसके साथ, F2 वेक्टर के साथ पहले डॉट लेते हैं। F2 वेक्टर है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, इसको डिवाइड करना है इसी के मैग्नीट्यूड से, वो आएगा √3, है ना, √1 + 1 + 1। फिर ये आ गया,
फिर इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, F2 वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से। तो यही चीज़ से दोबारा से मल्टीप्लाई करना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3 से। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट ले लेते हैं पहले। डॉट लेने पे अपने पास क्या बचेगा, 2 का डॉट आई कैप के साथ 2 आ गया, फिर 3 जे कैप का जे कैप के साथ लिया 3 आ गया, 5 के कैप का माइनस के कैप के साथ लिया -5 आ गया, डिवाइडेड बाई √3, ये तो स्केलर बन गया, इनटू मल्टीप्लाई लिख लो, डॉट लिख लो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3, ये आ गया। तो इस √3 को भी बाहर निकाल देते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, 5 - 5, अच्छा ये तो 0 ही बन गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये न्यूमरेटर 0 हो गया, तो 0/3 डॉट समथिंग, ये सारा 0 ही हो जाएगा, तो ये तो 0 ही आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 आने का मतलब क्या हुआ, 0 आने का मतलब ये हुआ कि PM वेक्टर 0 आया। PM वेक्टर 0 आने का मतलब क्या हुआ कि F1 वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या आया, इस बात से क्या समझ में आया, वो यहाँ लिख रहा हूँ स्टेटमेंट दोबारा से, इस बात से अपने को क्या समझ में आया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, कि प्रोजेक्शन ऑफ F1 वेक्टर ऑन F2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यदि प्रोजेक्शन 0 आया तो इसका मतलब प्रोजेक्शन 0 तो किसी वेक्टर का तभी आएगा ना जब वो इस तरह से बैठा हो, है ना। तो अब मैं इधर से प्रोजेक्शन लूँगा तो यहाँ पे प्रोजेक्शन जो आया वो तो एक पॉइंट आ जाएगा, तो उसकी लेंथ तो 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो ऐसी रैंडम फिगर बनाया हुआ था, एक्चुअल में फिगर ऐसा बनना चाहिए कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, क्योंकि 0 तो नहीं है ना, ये तो अपने को दिख ही रहा है ना कि F1 वेक्टर 0 नहीं है। प्रोजेक्शन 0 आने के तो दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो F1 वेक्टर की लेंथ ही 0 हो या फिर वो F2 वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो लेंथ तो अपने को क्वेश्चन में देख के पता चल रही है कि 0 नहीं है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब पक्का F1 वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू F2 वेक्टर। तो यहाँ से कोई बोले इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, कोई होगा ही नहीं 0 वेक्टर। ठीक है, तो PM वेक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर। ठीक है, और फिर बाकी जो दूसरा बचा फिर MN वेक्टर, वो तो खुद ही F हो जाएगा ना। अब कोई बोले MN वेक्टर क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, MN वेक्टर तो क्या होगा, वो तो खुद ही F1 वेक्टर हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो खुद ही परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, दूसरा निकालने की ज़रूरत पड़ी नहीं यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया, बड़ा ही अच्छा सवाल था। ठीक है।